ईडी स्पेशली बना था ड्रग्स पैडलर को पकड़ने के लिए और टेरर फंडिंग को पकड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत अच्छा है और उसको ये लोग फॉलो भी कर रहे हैं, यूपी भी फॉलो कर रहा है। हम जैसे कांग्रेसी भी लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप के कारण हम पीछे हो गए। नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ एक और बहुत खास पॉलिटिशियन हैं। ये हैं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन, जिनको रंजीता रंजन भी कहा जाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, बुलाने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए आपका धन्यवाद। एक शुरुआत वहीं से करूंगी कि बिहार इस वक्त फोकस पर है और बिहार की बात हो रही है तो आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है, जिसमें कांग्रेस के दो जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सवाल सबसे पहले मन में यही आता है कि इस एक्सपेंशन में, क्योंकि एक गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ, एक गठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, तो ऐसे में सिर्फ दो ही चेहरे मंत्रिमंडल में क्यों हैं? देखिए, अभी एक्सपेंशन हो रहा है और आज 30-31 मिनिस्टर्स ने ओथ ली है और हम लोगों के आज दो, एक माइनॉरिटी एक एससी से, मुरारी जी और एक अफाक आलम जी जो काफ़ी सीनियर है, उन्होंने मंत्री की शपथ ली है, ओथ ली है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में तो हमारी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी। अभी तो हम लोग का फोकस यह है कि सरकार अच्छी चलनी चाहिए और जो हमारे मिनिस्टर्स बने हैं वो अच्छा परफॉर्म करें और बिहार के लोगों ने बहुत उम्मीदें रखी है महागठबंधन से। तो चैलेंज ये है कि हम सब मिलके बिहार वालों को सेटिस्फाइड करें, क्योंकि दो चेहरे हैं मंत्रिमंडल विस्तार में इस वक्त। एक माइनॉरिटी, जैसा कि अभी आपने बताया, और एक दलित फेस है, एससी फेस है। कांग्रेस की हमेशा से जो अप्रोच रही है माइनॉरिटीज़ को लेकर के या एससी एसटी कैंडिडेट्स को लेकर के, दलित कैंडिडेट्स को लेकर के, वही पुरानी जो रणनीति है बिहार में, वही रिफ्लेक्ट हो रही है इस वक्त? नहीं, देखिए, वो नहीं। अब जैसा सीनियरिटी के अकॉर्डिंग हुआ है और जो आप कह सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस ने कभी भी कास्ट की राजनीति नहीं की है, लेकिन सीनियरिटी के अकॉर्डिंग, लॉयल्टी के अकॉर्डिंग और उनका काम के अकॉर्डिंग। और निश्चित रूप से आप बिहार में हैं जहां से मुझे लगता है कि राजनीति का जन्म ही आप कह सकते हैं, बच्चे बच्चे को राजनीति करने आती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, लेकिन अगर आप सीएलपी देखें, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष देखें, तो हमने एक पूरा कॉम्बो टाइप से लिया है और हर कास्ट बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हर आदमी को खुश करने की कोशिश की है और जो एक समीकरण है महागठबंधन का, उसके साथ बैलेंस किया है। और जो हमारे अफाक आलम साहब हैं वो माइनॉरिटी के साथ साथ ओबीसी भी हैं। तो प्रयास है हम लोगों का कि जो मेजॉरिटी में है उनके लिए मैसेज जाए। जातीय समीकरण को समझते हुए इस बार जो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो उसमें काफ़ी कुछ रिफ्लेक्ट भी हुआ है। एक और जो अहम बात सामने आती है वो ये है कि कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार की कमान तेजस्वी को थमाकर नीतीश आने वाले वक्त में 2024 के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरा बन करके वो सामने आना चाहते हैं। ऐसी कई कयास भी हैं, बातें भी आ रही हैं सामने। ऐसे में नीतीश के नाम को लेकर के जो मास एक्सेप्टेंस है उस पर क्या रहेगा महागठबंधन का? देखिए, पहले तो मैं कहूँगी कि क्या मैं आप जो बोल रही हैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ? क्या यही राय है हम लोगों की? आप लोगों ने तो फैसला सुना दिया, तो मुझे लगता है कि ये जल्दी होगा। नीतीश बाबू ने भी स्टेटमेंट दी कि मैं कोई ऐसा अभी ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। अभी हम लोगों का फोकस है बिहार को अच्छे से चलाना। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, आर्थिक स्थिति है और जो एक बिहार का बना हुआ है लॉ एंड ऑर्डर है, और जितनी स्कीमें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया हो और अच्छे से हो और वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आए, इंडस्ट्रीज़ आए जो वहाँ की ज़रूरत है। तो अभी हम लोगों का फोकस वही है। 2024 में हम ये कह सकते हैं, ये तय है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार बैठी है और जिस तरह उन्होंने बिहार में उनको मास की मेजॉरिटी नहीं मिली थी और 17 में एक हथियाने की कोशिश की थी बिहार की मेजॉरिटी को और बिहार के लोगों के खिलाफ जाके,
तो अभी जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, रुपया इतना नीचे गिर चुका है, आर्थिक मंदी है, गलत आपने जीएसटी लगाया है, गलत नोटबंदी की है, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उससे पूरा देश बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है और ख़ासकर बिहार ऑलरेडी पीछे था तो वो और पीछे गया है। तो ये चैलेंज से हम लोगों को बिहार को बाहर निकालना है। चलिए, चैलेंज की बात तो आपने बताई, समझाई। बिहार में सरकार भी बन गई है, एक महागठबंधन का चेहरा भी क्लियर हो गया है, मगर कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कहीं ना कहीं इस महागठबंधन में जो बिहार में जो कुछ भी अंतर्कलह है, डिस्कॉर्ड है। अभी कितने दिन हुए हैं? अभी तो आज 16 तारीख को ओथ ही हो रही है और मेरे ख्याल 5-6 दिन पहले सीएम और डिप्टी सीएम ने ओथ ली है। तो ये बेताबी भाजपा वालों की है और वो धरने पे धरने किए जा रहे हैं। हम लोगों ने कई बार कहा कि आप प्लीज़, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, उसके लिए कभी धरना दिए हैं क्या बिहार में? महंगाई के लिए दिया है क्या? बेरोजगारी के लिए दिया है क्या? ये तड़प उनके सिर्फ सत्ता के लिए। महागठबंधन बना, फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा, ये जो पूरी प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसेस हुआ, उसमें कांग्रेस अपने आप को कहाँ पाता है? देखिए, अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे, हमारी पार्टी की बात करेंगे, तो मैं कहूँगी कि अनफॉर्चुनेट है कि हम बहुत बढ़िया करके, अच्छा करके 55 साल हम लोगों ने देश को बहुत कुछ दिया और सिर्फ पार्टी ने नहीं दिया, पूरे लोग खड़े थे, पूरा लोकतंत्र खड़ा था और हम लोकतंत्र के साथ चले। आज जितनी पॉलिसीज़ पे काम हो रहा है वो दी हुई कांग्रेस की है, चाहे दलित के लिए हो, ओबीसी के लिए हो, माइनॉरिटीज़ के लिए हो, डेवलपमेंट की स्कीम्स हो। आप सिर्फ योजना आयोग, नीति आयोग, राजीव गांधी विद्युत योजना को दीनदयाल करना, इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री करना, स्वच्छ योजना, निर्मल योजना, तो सारी स्कीमें दी हुई, पॉलिसी बनाई हुई कांग्रेस की है। तो उस मामले में मैं कहूँगी कि हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ गए और बहुत सारी वजह थी उसमें। मैं कहूँगी जब धीरे धीरे कास्ट समीकरण आने लगा तो हम बंटने लगे, ग्रुपों में बंटने लगे, जिसके कारण कांग्रेस बहुत पीछे हुई। और इसका एक कारण और है जिसमें मेरे को बिल्कुल भी परहेज नहीं है बोलने में, कहीं ना कहीं हम जैसे कांग्रेसी भी लोगों के साथ पर्सनल कांटेक्ट में पिछड़ गए। हमने वर्कर का, छोटे वर्कर का साथ छोड़ दिया था, लोगों का साथ, कम्युनिकेशन छोड़ दिया था। कम्युनिकेशन गैप के कारण हम पीछे हुए। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम लगातार मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह हम लोगों ने महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अग्निपथ का विरोध किया, मुझे लगता है आने वाले कल में अब लोगों को भी एहसास हो रहा है। एक कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, हम लोगों ने इतना कुछ किया, तो आप दोबारा से लोगों को भी एहसास हो रहा है और हम लोगों ने जो गलतियां की थी कम्युनिकेशन गैप की, वो हमें भी एहसास हो रहा है। आपने बोला कि इंट्रोस्पेक्शन किया पार्टी ने, काफ़ी ऐसी गलतियां रहीं कि जिन पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को लगा कि ये चीज़ें रह गई, जिसमें कम्युनिकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो 10 साल का अब जो गैप आ गया है, जो भाजपा ने 10 साल का भाजपा का टेन्योर जो है और 2024 का जब अब चुनाव भी आने वाला है, चीज़ें काफ़ी कुछ बदल चुकी हैं। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोकप्रियता है, उसको चैलेंज करने के लिए महागठबंधन की पहले बात करूंगी, कोई ऐसा चेहरा, क्योंकि नीतीश के बारे में अभी हमारा डिस्कशन हुआ था, कोई ऐसा चेहरा जो उस पॉपुलैरिटी को या उस लोकप्रियता को चैलेंज कर पाए, और कांग्रेस अपने आप को, इस चेहरे को मतलब चैलेंज करने के लिए, इस चेहरे से के सामने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करने के लिए कितना इस वक्त इसमें किन चुनौतियों का सामना कर रही है? देखिए, मोदी जी जब 2014 में आए थे तो वो गुजरात के सीएम थे और सिंगल मोदी जी के कारण वो सत्ता पे नहीं आए हैं। उनका काडर है, आरएसएस है पीछे, पूरी पार्टी खड़ी है और उनको इस जगह पे आने में 55 साल लग गए। एक बार वाजपेयी साहब आए और मैं कहूँगी कि अच्छे लोग गलत पार्टी में थे, वो आम लोग भी कहते हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ। चैलेंज मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी पर्सनल है, हमें उनसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। चैलेंज आपकी पॉलिसीज़ बनेंगी। देखिए, मैं कहती हूँ कि जब बहुत लंबा अगर आप सत्ता में रहते हैं तो अगर आपने
80%, मैं 90 भी नहीं कहूँगी, कि हमने 100 वादे किए और 80 पूरे किए, तो 20 पूरे नहीं हुए, तो लोगों की एक मेंटालिटी है कि अरे वो नहीं पूरा किया, और आप बार बार हमें देख रहे हैं, तो चलो चेंज करते हैं और बदलाव आएगा। मोदी जी को वोट मिली थी विकास के नाम पे, कि आप चेंज करेंगे और करप्शन को ख़त्म करेंगे, तो ये सारे इश्यूज लेकर आए थे। लेकिन अब उन्हीं का चेहरा अगर आप बोल लें या पूरी भाजपा को बोल लें, जो पॉलिसीज़ वो लेकर आए हैं वो देश को बिल्कुल धरातल में लेके गई है। उसमें आप जीएसटी को लें, आर्थिक मंदी को लें, नोटबंदी को लें, जो फार्मर्स बिल लेकर आए उसको लें, लैंड बिल को लेकर आए उसको लें, तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए जो पूरे देश के लिए अच्छी नहीं थी। आप एमएसएमई, आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड है कि 60 लाख एमएसएमई जो छोटे उद्योग थे वो बंद हो गए। आज़ादी के बाद से 75 साल अब हम लोग मना रहे हैं, लेकिन इतनी अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी इस कंट्री में नहीं थी। और ये 8 सालों में जो आपने पॉलिसीज़ को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया, जिस तरह से आप आर्थिक बजट लेकर आए, वो लोगों के हित में नहीं था। तो मुझे लगता है ये मुद्दा बनेगा। यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और पूरे देश को, खासकर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बीपीएल, एपीएल, गरीब आदमी को भोजन चाहिए, भोजन की सुरक्षा चाहिए। तो ये मुद्दे हैं, और मुझे लगता है कि इन मुद्दों के साथ ही, कि नहीं पता था कि बीजेपी में आडवाणी साहब को छोड़ के, वाजपेयी साहब को छोड़ के, सुषमा स्वराज जी को छोड़ के, मुरली मनोहर जोशी जी को छोड़ के मोदी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वेट एंड वॉच। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन का एक स्ट्रॉन्ग लीडर सामने आएगा और उनकी पॉलिसीज़ उनको लेकर जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने इंडिपेंडेंस डे के भाषण में सीधा जो टारगेट किया, सीधा जो हमला बोला, वो करप्शन और परिवारवाद को लेकर के उनका पूरी फोकस रहा था स्पीच का। जिस तरीके का भाषण उन्होंने परिवारवाद और करप्शन को लेकर के दिया था, आप इन दोनों एस्पेक्ट्स को कितना जायज़ मानते? बिल्कुल, मैं करप्शन के मामले में बोलूँगी कि देश में करप्शन नहीं रहना चाहिए। मैं 2016 फिर याद दिलाऊंगी आपको, जब नोटबंदी से पहले मोदी साहब ने कहा था, अचानक से अनाउंस किया और बोला कि इससे काला धन, करप्शन, फेक करेंसी और आतंकवाद चारों खत्म हो जाएंगे। आप बताइए, 8 साल से मोदी साहब राज कर रहे हैं, 8 साल में आपने क्या किया? आप तो 100 दिन में करप्शन और काला धन खत्म करने वाले थे। आप तो गरीब के अकाउंट में 15 लाख डालने वाले थे। आप स्विस बैंक से पैसा निकलवाने वाले थे। आप बैंक में जो एनपीए है उन पर एक्शन लेने वाले थे। आपको याद होगा, उन्होंने बोला था कि काला धन, एनपीए इतना ज़्यादा है कि मैं गरीबों के अकाउंट में पैसा दे दूंगा। आपने करा क्या? आप आम आदमी, अगर आप नहीं भी मानते, एक मिडिल क्लास, नौकरी क्लास, जिसकी बीवी भी अपने हस्बैंड के दौर पे रख के चुपचाप रखती है, उन पैसों को बैंक में दे दिया। नीरव मोदी कहाँ गया? मालवीय कहाँ गया? इस तरह के सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े कॉरपोरेट थे, जिन्होंने लाखों करोड़ों का गबन किया, वो कहाँ गए? उनको तो आपने विदेश जाने को परमिट कर दिया, उनको वीज़ा लगा दिया। तो आप तो उस पॉलिसी को लेने आए थे। तो आप बताएं ना, 8 साल तो बहुत होते हैं। आप साल बाद ये कहते, 2 साल बाद कहते। आप जब 19 में बोले कि मुझे एक टर्म और चाहिए, आप 9 साल होने को आ रहे हैं। आप बताइए ना कि 9 साल में आपने करप्शन खत्म करा कि नहीं? अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जब पूछताछ चल रही थी सोनिया गांधी से, तो एजेंसी के कार्य करने के तरीके, प्रोसीजर को लेकर के एजेंसी पर तमाम सवाल उठाए गए। सरकारी एजेंसीज तो अपना काम कर रही हैं, ऐसे में ये जो सवाल, एक देशव्यापी एक उग्र प्रदर्शन चाहे हुआ या इस तरीके से सवाल उठाए गए, ये कितने वाजिब हैं? क्योंकि सरकारी एक एजेंसीज हैं या जो अपने तरीके से काम करती हैं, ऑटोनमस तरीके से काम करती हैं, उन पर ये चीज़ ऑटोनमस तरीके से काम करती है। और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर लेकर कौन आया? कांग्रेस लेकर आई। और किस लिए लेकर आए? आप पहले उसका एक्ट पढ़ें। ईडी स्पेशली बना था ड्रग्स पैडलर को पकड़ने के लिए और टेरर फंडिंग को पकड़ने के लिए। आप मुझे बताइए कि मोदी साहब ने कितने ड्रग्स पैडलर ईडी के बिहाफ पे और टेरर फंडिंग को पकड़ा? ये आप एजेंसीज का, अगर कांग्रेस के दिमाग में 1% भी अगर बेईमानी होती तो वो तो ईडी बनाती ही नहीं।
लेकिन जिसके लिए बना आप उसको ना करके आप तो कंट्री के अंदर सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए मिसयूज कर रहे हैं। और सिर्फ उन्हीं लोगों पे मैं फिर आऊंगी कि हम तो ईडी का सम्मान कर रहे हैं। 5 दिन राहुल गांधी जी को बुलाया, वो गए। 3 दिन मैडम सोनिया गांधी जी को बुलाया, उनके घर में भी जाके पूछ सकती थी, मैडम गई। खड़गे साहब 80 साल के हैं, उनको 24 घंटे 12-12 घंटे ऑफिस में बैठा के रखा गया, वो भी गए। बाद में उनको दोबारा से कोरोना हुआ। हम लोग तो उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के साथ ही क्यों? मगर इस तरह का जो देशव्यापी एक उग्र प्रदर्शन हुआ था कार्यशैली को लेकर के, कार्य करने के प्रोसेस को लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, ये सवाल सरकार का भी है कि क्या ये एजेंसियां काम करना बंद कर दें? पहले बताइए क्या उग्र प्रदर्शन था? हम शांति से 144 लगाए, हम शांति से मार्च करना चाह रहे हैं, अपने नेता के साथ ईडी ऑफिस जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी ने बोला मैं ईडी ऑफिस नहीं जाऊंगा? क्या हमने इसलिए प्रोटेस्ट किया कि हम भैया कानून का उल्लंघन करते हैं? क्या प्रियंका जी ने वो उल्लंघन किया कि हम कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं? और एक भी बाइट ये दिखा दें जिसमें हमने महंगाई और बेरोजगारी और अग्निपथ के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक तो पहले आपने उसको डाइवर्ट किया। दूसरा, बिल्कुल हम लोग मिसयूज ऑफ एजेंसीज के बारे में, विपक्ष का काम लोकतंत्र में क्या होता है आपको आगाह करना। आप गलत कर रहे हैं तो आपको आगाह करना। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कंट्री के बेनिफिट के लिए करते हो, ना कि वोट में कन्वर्ट करने के लिए, अपनी पार्टी और सत्ता के लिए आप उसको यूज़ करते हो। आज एजेंसीज को तोता बना के आप सिर्फ सत्ता के लिए यूज़ कर रहे हो। ये सिर्फ गलत ही नहीं है, ये पूरे देश के लिए और विपक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। जो वाजपेयी साहब की अगर आप स्पीच सुनेंगे तो वो भी कहा करते थे, लेकिन आज जिस तरह का माहौल, पार्लियामेंट को नहीं चलने देना, विपक्ष को डिस्कशन नहीं करने देना, अगर हम लॉन्ग डिस्कशन चाहते हैं तो उसको बिल्कुल शॉर्ट डिस्कशन में कन्वर्ट कर देना, तो आप तो विपक्ष नाम की चीज़ रहने नहीं देना चाहते हैं। एजेंसियों को तोता वाला आपने जो बोला है, 2013 में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, जब आपकी गवर्नमेंट थी तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सीबीआई को लेकर कि ये सरकार, ये तोता है, ये एजेंसी तोता बोला था उस वक्त उन्होंने। मैं कहूँगी कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं एक टिप्पणी आज ज़रूर करती हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह रही, एटलीस्ट उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कह पा रही थी। मेरे सवाल का जवाब इसी में है। आपको याद होगा 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आए थे, गोगोई साहब भी बाहर आए थे, और उन्होंने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही हो नहीं रही हैं। जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बन चुके थे और हमें लाइफ में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट के चीफ, इंक्लूडिंग जो चीफ जस्टिस बने, 4 सुप्रीम जज बाहर आए थे और उन्होंने ये हिंट किया था। तो मेरे आपके जो सवाल का जवाब है यही है। छत्तीसगढ़ की बात करूंगी कि छत्तीसगढ़ में अब आगामी चुनाव होने वाले हैं कुछ वक्त में। छत्तीसगढ़ के अगर मॉडल की बात करें तो जिस तरह से गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल था, जिस तरह से गुजरात का मॉडल प्रोजेक्ट किया गया था, छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसी ही चर्चा है कि वहाँ का मॉडल भी उसी तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है इन चुनाव में। ये कितना खास ये मॉडल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि वो गुजरात मॉडल नहीं है। हाँ, उनका इवेंट मैनेजमेंट और एडवर्टाइजमेंट इतनी फास्ट है कि उनको अब लग रहा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत अच्छा है और उसको ये लोग फॉलो भी कर रहे हैं। यूपी भी फॉलो कर रहा है, इवन हमारा जो स्टेट है राजस्थान वो भी फॉलो कर रहा है, इनकी स्टेट हरियाणा है वो भी फॉलो कर रही है। ये गुजरात मॉडल नहीं है, क्योंकि वो स्कीम्स बहुत अच्छी हैं तो ये उसको हाईलाइट करेंगे। वहाँ पे हम लोग गोबर किसान से खरीद रहे हैं 2 रुपये kg, और उससे हम ब्रह्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जैविक खाद बना रहे हैं। उसके बाद हम 4 रुपये के करीब 3 लीटर गौमूत्र खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट खरीद रही है। उससे क्या हो रहा है कि एक जो आप सड़कों में गायें चलती रहती हैं, NH पे चलती रहती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, जानवरों का नुकसान होता है, और हर जगह पे आपको गोबर नज़र आता है, बहुत जगह पे गंदगी फैलती है और उसका यूज़ नहीं हो पाता है, तो उससे किसान को भी फ़ायदा हो रहा है। अब वहाँ पे तो मैंने जाके खुद देखा, जब से मैं राज्यसभा वहाँ से इलेक्ट होकर आई,
कि फार्मर्स अपनी गाय भैंसों को जो यूज़ नहीं हो रही हैं, जो 5 साल दूध देती हैं, यूज़ नहीं हो रही हैं, जो बैल उनके अब किस खेती में काम करने के लायक नहीं है, तो वो अब बांधने लगे, अपने पास रखने लगे हैं, क्योंकि उनके चारे का इंतज़ाम गवर्नमेंट ने उसका ही गोबर लेकर इंतज़ाम कर दिया है, गौमूत्र लेके इंतज़ाम कर दिया है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, योगी जी ने भी लाया था ना भाई, ऐसा डर क्रिएट किया था कि आप गाय को सड़क पर अगर आपने कर दिया और इतनी सी ठोकर लग गई तो मॉब लिंचिंग हो जाती थी, और लेकिन उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया था। मैं आऊँगी उस पर, छोटा सा वो है कि देखिए, किसान 5 साल जो गाय हैं, गाय भैंस है जो दूध देती है, उसका 5 साल तक दोहन करता है, मीन उसका दूध बेचता है, अपने घर परिवार में पिलाता है, 5 साल के बाद वो उसको बेच देता है, उसको 20-30 हज़ार रुपये मिलते हैं। पूरा देश जानता है कि वो अपना बेच देता है। लेकिन यूपी में उन्होंने बोला कि कसाई खाना नहीं चलेगा और ये सारा चीज़ बंद होगा, लेकिन फार्मर्स को ये नहीं बताया कि अब वो अपनी गाय भैंस का क्या करेंगे। हम लोग ने उस वक्त भी कहा था कि ऐसा कीजिए, आप जब इतने ही चिंता कर रहे हैं तो फार्मर्स की भी कीजिए। एक तरफ उनको आमदनी नहीं है, दूसरी तरफ आप उनके जानवर की भी राशि लेंगे, तीसरी तरफ वो बिना वो बेनिफिट दिए जानवर को कैसे पालेगा। तो आप एक नई मिनिस्ट्री बनाइए ना, तो सारे जानवर जाकर, जो गाय भैंस है, किसान जाके आपकी मिनिस्ट्री में रखाएगा, आप उनके चारे का इंतज़ाम कीजिए। तो छत्तीसगढ़, हमारे मुख्यमंत्री ने तो एग्जाम्पल दिया ना कि आप फार्मर्स अपने गाय भैंस जो यूज़ नहीं हो रही है उनको भी रख रहा है, क्योंकि उसका गोबर और गौमूत्र को बेच के वो उसके चारे का इंतज़ाम कर पा रहा है, 2 रुपए कमा पा रहा है। छत्तीसगढ़ पे बात, जैसे कि आपने भी बोला, ये बात ही इस वजह से हो रही है क्योंकि आप राज्यसभा सांसद हैं छत्तीसगढ़ से। जब आपका नाम राज्यसभा सांसद के रूप में सामने आया था, तब पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि कई ऐसे नाम थे जिनको आपने सुपरसीड, आपके नाम ने सुपरसीड किया था। देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे नहीं लगता कि, कुछ लोगों के लिए सरप्राइज हो सकता है, और मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करती हूँ, मैडम सोनिया जी का धन्यवाद करती हूँ, अपनी पार्टी का धन्यवाद करती हूँ, और ये उनका ट्रस्ट है कि उन्होंने ट्रस्ट किया, और मेरा 10 साल का जो एक्सपीरियंस है लोकसभा का वो देखा, और बिल्कुल मैं कहूँगी कि बहुत सारे कैपेबल लोग हैं पार्टी में, लेकिन हमारे पास 10 ही सीटें थी, और मैं एक सिंगल वुमेन थी जिनको मैडम ने चुना। 9 मैन पार्लियामेंटेरियन आए राज्यसभा में। तो ये मैं पूरा जो क्रेडिट है वो अपनी पार्टी को दूंगी। आपके हस्बैंड की थोड़ी सी मैं बात करूंगी, जन अधिकार पार्टी है उनकी, आप कांग्रेस पार्टी में हैं, तो अमूमन लोगों के मन में ये विचार आता है कि पति पत्नी अलग अलग पार्टीज में क्यों हैं। कभी क्या रंजीता रंजन जी के मन में ये नहीं आया कि वो अपने हस्बैंड की पार्टी ज्वाइन कर लें? नहीं, देखिए, मैं जब 2004 में पहली बार सांसद बन के आई तो, और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखी, उससे पहले अपने हस्बैंड के कैंपेन में भी काफ़ी रही, तो लोगों के साथ एक्सपीरियंस हो रहा था, तो मुझे लगा कि अगर पॉलिटिक्स में लंबा चलना है तो एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी होनी चाहिए, सिद्धांत वाली पार्टी होनी चाहिए, और आपके ऊपर लीडर ऐसे होने चाहिए जिनसे आप इंस्पायर हो। तो मुझे लगता है ये वजह थी कि मैं पार्टी के साथ जुड़ी, और मेरे हस्बैंड भी कांग्रेस से काफ़ी इंस्पायर है, और हम दोनों को ही अच्छा लगा। और चलने का तरीका, रास्ता, मुझे लगता है मंजिल एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग होते हैं, और हर व्यक्ति को फ्रीडम होती है, इवन अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो, कि आप कौन सा रास्ता तय करते हैं। आपको रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, ब्रिस्क वॉक करनी है, उबड़ खाबड़ रास्ता लेना है, प्लेन रास्ता लेना है। तो मुझे लगता है कि हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं है, और वो टाइम ऐसा था, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं 2008 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, और उनकी चॉइस है, वो फ्री बर्ड की तरह चलते हैं, और काफ़ी मुखर हैं, और मेरे और उनमें पॉलिटिक्स में इंटर करने का टाइम और जो सिचुएशन है वो बहुत अलग है। पप्पू यादव जी का जहाँ कहीं भी नाम आता है तो एक तो सुर्खियों में रहते हैं, बिहार पॉलिटिक्स में एक्टिव नाम है,
और कहीं ना कहीं बिहार में उनके नाम का खौफ भी रहता है। देखिए, मैं कहूँगी बिल्कुल खौफ एकदम गलत वर्ड है। हाँ, डर रहता है कुछ वैसे भ्रष्ट जो भी व्यक्ति हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पदाधिकारी हो, वो आप अगर ब्लॉक से शुरू कर दीजिए, सीओ है, वीडियो है, इवन डॉक्टर्स है और एसपी है, डीएम है, सम पॉलिटिशियंस हैं, जो सिस्टम है, उन सबको ये पता है कि वो अपनी पार्टी का भी किसी व्यक्ति को नहीं बख्शते हैं अगर उन्हें पता चलेगा कि ये गलत है, और वो किसी भी कास्ट को नहीं बख्शते हैं अगर उनको पता चलेगा कि ये व्यक्ति गलत है। तो वो खौफ है, वो डर है कि अनफॉर्चुनेट है कि आज की पॉलिटिक्स में लोग बिहाफ ऑफ आर पार्टी, बिहाफ ऑफ कास्ट, इवन मैंने भी बहुत करीब से देखा है रेप केस में भी बहुत सारे लोग इसलिए रेपिस्ट को बचाना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी कास्ट का है। तो वैसे लोग मैं बिल्कुल कहूँगी कि खौफ खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उसमें मर्सी नहीं करेगा और ओपनली आपका नाम ले लेगा कि फलां व्यक्ति ने ये किया, फलां जो ऑफिसर है या पदाधिकारी है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो करप्ट है। तो ये खौफ हम कह सकते हैं। आप एक एक्टिव लॉन टेनिस प्लेयर, फिर पॉलिटिक्स, कैसे कहाँ पे मन में आया कि पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए या क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन का एक माइंडसेट जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, तो मन में क्या आया कि पॉलिटिक्स में जंप करना चाहिए या कुछ हो जाना चाहिए? ऑन मेरे टाइम बिल्कुल पॉलिटिक्स से कोसों दूर थी। टेनिस प्लेयर थी, एटीपी खेला, नेशनल खेल रही थी, और ये शादी की लंबी स्टोरी है। डेस्टिनी पे विश्वास करती हूँ, होनी थी, हुई। और तब मुझे पॉलिटिकल लोगों से परिचय हो रहा था, तो मुझे पॉलिटिशियन तब तक भी नहीं पसंद थे, लेकिन जब मैं फील्ड में गई और उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन अपने हस्बैंड का किया, देन आई रियलाइज पीपल आर वेरी इनोसेंट, बहुत अच्छे लोग हैं और एक उम्मीद के साथ आपको देखते हैं कि आप कुछ कर सकते हो। और अगर आप किसी चीज़ में इलेक्ट होते हो और आप कैपेबल हो, आपके पास जितना अगर एक एज अ पार्लियामेंटेरियन आपके पास राइट है, तो बड़े सारे लोग करते ही नहीं हैं, आपने राइट को भी आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। तो हम लोगों से करने की उनको उम्मीद थी और हम लोगों ने किया, तो वो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती चली गई। और मैं स्पोर्ट्स के कारण ही मुझे लगता है जो मेरी शादी हुई बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में, और मैं उसको झेल पाई एक तरीके से। हम बिल्कुल कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, हम कहाँ सरदार और कहाँ पे। आपकी मुलाकात भी लॉन टेनिस के दौरान ही हुई थी। बिल्कुल। और हम लोग दूर दूर से कास्ट को समझने वाले नहीं थे। मुझे पता था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई हम सरदार हैं, ये हिंदू हैं, ख़त्म। एक मुस्लिम है, वो ईसाई हैं। तो धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, समझा। तो मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट स्पिरिट थी वो मुझे पॉलिटिकल स्ट्रगल करने में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनी। हमने संसद में तो आपको कई बार सुना है, एक आप मुखर वक्ता हैं, जब आप बोलती हैं तो आपकी स्पीचेस, आपके भाषण काफ़ी पॉपुलर हैं, मगर जो मैक्सिमम जो पॉपुलैरिटी, जो एक अहम जो आपका नाम जोड़ा जाता है, 2016 में विमेंस डे पे आप हार्ले डेविडसन से पार्लियामेंट पहुंची थी। वो एक ऐसा फेज था, एक ऐसा पॉइंट था जो सबने नोटिस किया, सबने बात करी, बहुत चर्चा में, बहुत सुर्खियों में रही उस वक्त आप। देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है स्पोर्ट्स का है, तो लोग मुझे एज अ पार्लियामेंटेरियन जानते थे। अब आप पब्लिक फील्ड में हैं, पर्सनल लाइफ आप बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते या आपको मौका नहीं मिलता। और मेरा एक एटीट्यूड है कि जो मैं हूँ वो हूँ, जैसी हूँ वैसी हूँ। मैं ट्रैक पैंट पहनती हूँ, सूट पहनती हूँ, जीन्स पहनती हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी में साड़ी पहनती हूँ, तो सबको पता है। और मेरा पैशन ये शुरू से है, अनमैरिड टाइम से है। साइकिल, बाइक, मुझे लगता है ट्रेन और प्लेन छोड़ के मैंने सब कुछ चलाया है। ट्रैक्टर भी चलाया, ट्रक नहीं चलाया। तो बाइक तो मैं चलाती रहती थी और मुझे शौक था एक बहुत अच्छी बाइक लेने का, और मैंने ले ली थी। उसके बाद मैं एमपी बनी दोबारा 14 में। तो मुझे था कहीं ना कहीं मीडिया कहीं ना कहीं तो हाईलाइट करेगा ही, और विमेंस डे था, उससे बेहतर कोई डे नहीं होगा। और एक मुझे था कि वुमेन स्ट्रांग होती हैं, तो एक अच्छा मैसेज आपको मुंह से बोल के क्या देना है, तो क्यों ना बाइक चला करके दी जाए। बाइक चलाते हैं, क्योंकि वो बाइक 350 kg हैवी है, और लड़के थोड़ा करते हैं भाई अच्छा वुमेन चलाएगी। मैंने कहा भाई हम भी चला सकते हैं। तो एक था कि चलो
जो जैसी हूँ और चलाती हूँ, और आज पार्लियामेंट लेके जाते हैं। रंजीता जी, आपने अपना अहम बहुत कीमती वक्त हमें दिया और तमाम बातें हुई, तमाम विषयों पे हमारी चर्चा हुई। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से, और अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज जागरण डायलॉग्स में इतना ही है। अगली वीक आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे एक नई राजनेता के साथ और चर्चा होगी जागरण डायलॉग्स पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जागरण डिजिटल।